चलिए आप सभी का वेलकम स्वागत है। उत्तर भारत की नदी नहीं, हिमालय की नदी आप लोगों को समाप्त में कर दिया। आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का मतलब ये नहीं समझना है कि मुख्यतः दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में शामिल आपको ये राजस्थान जो क्षेत्र है, यानी राजस्थान यानी अरावली पर्वत यहाँ पे है। अरावली पर्वत जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, पता है कि नहीं? तो अरावली पर्वत यानी लूनी नदी, गुजरात में जितनी नदियां हैं, और नर्मदा ताप्ती यानी विंध्याचल श्रेणी ही है ना। उसके बाद नर्मदा ताप्ती, इधर स्वर्ण रेखा नदी जो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होते हुए बंगाल के खाड़ी प्रवेश कर जाता है। स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां में ये राजस्थान की नदियां, गुजरात की नदियां शामिल नहीं होगा। राजस्थान एवं गुजरात की नदियां शामिल नहीं होगा। इसमें जब पूछेगा कि दक्षिण भारत की नदियां को बताएं, इसमें दक्षिण भारत की नदी कौन नहीं है, तो लूनी और गुजरात क्षेत्र की जो नदी है उसको छोड़कर बाकी जितने नदियां हैं वो क्या कहलाएगा भूगोल के दृष्टिकोण से? दक्षिण भारत। लेकिन अगर हम प्रादेशिक दृष्टिकोण से आए, राजनीतिक विभाजन के दृष्टिकोण से आए, तो उड़ीसा के बाद दक्षिण भारत प्रारंभ होता है। यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, सब पूर्वी भारत में है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो आप लोग पढ़ते हैं संविधान में। लेकिन भूगोल के दृष्टिकोण से विंध्याचल पर्वत सीमा रेखा खींचता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। तो विंध्याचल पर्वत के नीचे में है, यानी दक्षिण भाग में नर्मदा नदी, वहां से स्टार्ट होता है हमारा दक्षिण भारत की नदियां। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में अगर पूछेगा तो लूनी और गुजरात की नदियां भी शामिल होगा। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां में लूनी और गुजरात की नदियां शामिल नहीं होगा। चलिए लिखिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे दें कि ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट यहाँ से बहुत सी नदी निकलता है, छोटा मोटा, इसको बोलते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदी। वो गुजरात से निकल, यहाँ से गुजरात से लेकर केरला तक जितनी भी नदियाँ छोटी मोटी निकलता है उसको बोलते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हमेशा डेल्टा नहीं बनाएगा, डेल्टा नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी इसको बोलते हैं ज्वारन मुख बनाती है, ज्वार की तरह। ज्वार देखे क्यों बनाती है? जब हम प्रकृति का विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज्वार क्यों बनाता है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, चूड़ी नहीं। चाहे छोटी नदियां हो चाहे बड़ा नदियां, जो भी पूरब की ओर बहेगा और बंगाल की खाड़ी में जो बहेगा डेल्टा बनाती है। मतलब बंगाल की, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाएगी। और अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर, हो सकता है कि बहुत सी ऐसी छोटी नदियां इधर होगा, जो मुहाना इधर होगा और अरब सागर में नहीं गिरता होगा। तो जब अरब सागर में नहीं गिरेगा तो ये एस्चुरी नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं अरब सागर में गिरेगा तब वह क्या बनाएगा? एस्चुरी या ज्वारनदी।
और अरब सागर में अगर नहीं गिरा तो वो कुछ नहीं बनाएगा। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कुछ ऐसा नदी होता है जो धीरे छटपटा करा जाता है, गिली टाइप का। क्लियर है? जैसे लूनी कस के रन में आके घंटा नहीं बनाता है, सुंदर उदाहरण है लूनी इसका। ठीक उसी प्रकार तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बना के क्या बनाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलंत मुख कहते हैं। और जो बंगाल की पूरब की दिशा में जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वही नदियाँ डेल्टा बनाएगी। जैसे इधर से अगर हम आते हैं गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा जो जमुना नाम से, पद्मा नाम से फिर पद्मा धारा बनती है, फिर वह मेघना मिल जाता है तो मेघना की धारा बनती है, वो भी तो डेल्टा बनाती है। क्यों डेल्टा बनाती है? क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इसका मुख्य बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी इधर जो ये तट है ये समुद्र से थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, डूबा हुआ नहीं है। और ये जो तट है ये डूबा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें इसलिए इधर का पनिया इन्हें घुस जाता है, जब इधर पनिया घुस जाता है तो इधर आ जाता है वो पानी, तो वो जो बनाता है झील या जल संग्रह क्षेत्र, उसको हम लोग बोलते हैं लाइगुन, ठीक है। जब झील पर आएंगे तो बता देंगे। और इधर थोड़ा सा यहाँ पे केरल के पास ऊंचा है, इधर तो समुद्र से एकदम पानी, जैसे सुंदर उदाहरण है मुंबई का कौन सा द्वीप जो पानियों में जो भी हो। और यहाँ पे केरल के पास एक जगह है ये समुद्र से ऊंचा है, जिसके कारण तो वहाँ पर पानी घुस गया तो उसको बोलते हैं इस क्षेत्र में जो बनता है कयाल, पढ़ाते ना कयाल। तो बाकी हम झील में पढ़ाएंगे, लेकिन ये डेल्टा क्यों बनाता है, एक्चुअली क्यों बनाता है, क्योंकि ये जो समुद्र से ये ऊंचा है, परंतु पश्चिमी घाट के तुलना में ये नीचा है। समुद्र से ऊंचा है लेकिन पश्चिमी घाट के तुलना में नीचा है। क्लियर है ना? समुद्र से नीचा है परंतु पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर ढाल अधिक है, इधर ढाल कम है। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। चलिए हम लोग अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की ऑल ओवर विशेषताएं, ये कॉन्सेप्ट है। हमेशा बीपीएससी का जो प्रवृत्तियाँ चेंज हुआ है या दरोगा का, क्योंकि प्रतियोगिता ज़्यादा हो गया, विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो एग्जाम होता है सिलेक्शन करने के लिए नहीं, बाहर करने के लिए। हमेशा ध्यान रखना है, प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोग लेता है वो सिलेक्शन करने के लिए नहीं, कितना अधिक से अधिक बाहर कर प्रश्न उसी रूप में पूछा जाता है। जो उसमें मैं कहता है गांव के भाषा में ठट गया पास, जो नहीं तो भागेगा मैदान छोड़ के। तो जो अभी प्रवृत्तियाँ चेंज हुआ है उसमें ये कॉन्सेप्ट है, दक्षिण भारत के जितनी नदियाँ उसका ऑल ओवर, कभी फैक्ट ना देकर आपको कॉन्सेप्ट से पूछ देता है। पिछले जो 67 बीपीएससी कैंसिल हुआ यहीं से प्रश्न था, नदी से संबंधित। तो हम बताते हैं आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में जितनी नदियां हैं अरावली से लेकर तमिलनाडु केरला तक, हिमालय अपवाह तंत्र से क्या है, पुराना है। तो पहले नर्मदा की पहले गंगा। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? अगला प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अवस्था प्रौढ़ावस्था है, वृद्धा टाइप का। गंगा में हमेशा, लेकिन ये बरसात में लगेगा कि एकदम इसका रूप भयानक है। प्रायद्वीपीय नहीं दक्षिण भारत का, जब बरसात खत्म तो सूखा टाइप हो जाता है, प्रौढ़ावस्था।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, नदी घाटियाँ चौड़ा एवं क्या है, उथला। उथला मतलब ऐसे ऐसे, चौड़ा काफी बृहद है, ठीक है, जिसका सुंदर उदाहरण नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। सुनिश्चित मार्ग, नर्मदा निकला अमरकंटक से तो सतपुरा विंध्याचल के नाम सीधे बेचारा जा रहा है, अरब सागर में गिर गया। ताप्ती ठीक उसी प्रकार, गोदावरी महाराष्ट्र के पास से निकला तो सीधा से टर्न होकर चल गया बंगाल। लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ यानी हिमालय की नदियाँ, तुलना करना है, नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पे नहीं चलती है। गंगा आप देखिए ऐसे निकला, से घूम गया, फिर ऐसे घूमता है। ब्रह्मपुत्र को ही लीजिए, पूरब की दिशा, फिर काटता है यंगपादरा से प्रवेश करता है, थोड़ा दक्षिण होता है, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर वहाँ से पूरब दक्षिण और फिर पूरब पूरी तरह बंगाल की खाड़ी में जाकर टपक जाता है। ठीक, सिंधु भी आप देखो सुनिश्चित मार्ग नहीं है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सुनिश्चित मार्ग से बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सुनिश्चित मार्ग। एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती। विसर्प हमेशा उत्तर भारत की नदियाँ, विसर्प का मतलब हो गया एक तरह से क्या विसर्प है, टेढ़ा टेढ़ा पत्थर टाइप का, झरना वहाँ लगेगा, बैठ कर फोटो खिंचा रहा, पता नहीं चलेगा इतना पानी, और उसका जब मैदानी क्षेत्र में जाइएगा कहिएगा तो यही गंगा। मैदानी क्षेत्र में गंगा में देखने बाद भयानक डर लगता है, और उसके ठीक ऊपरी भाग में यानी हरिद्वार के ऊपर में मजे से एकदम फोटो खिंचा सकते हैं। अगला अब इधर आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 12 मासी नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, कोई ग्लेशियर से निकलता है, नहीं निकलता। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं। 5वां नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 12 मासी नहीं है। खास करके ये दो नदियाँ, ये जो दो बातें हैं, ये नर्मदा और ताप्ती के लिए लागू नहीं होता। समान अर्थों में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती, लेकिन नर्मदा ताप्ती विसर्प क्योंकि घाटी से पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है। क्लियर हो गया ना? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 12 मासी नहीं है, यह बात सत्य है, लेकिन नर्मदा ताप्ती 12 मासी है। अपवाद नहीं होता, नहीं नहीं, वो इतना पानी ही है, भंस घाटी में रहता है हमेशा पानी, सूखता ही नहीं है। अमरकंटक में तालाब है क्या चीज? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से तो वहाँ पे अब ककोलत कई झरना होगा, कई जलप्रपातें होंगे, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? तो हाँ क्या आगे आगे हिमनदों से नहीं निकलती, मतलब तुमसे पूछे हैं, इससे पूछ रहे थे ना, अगर ध्यान कहीं और था इसीलिए पूछ रहे। दक्षिण भारत की नदियां का बहाव में उतार चढ़ाव देखा जाता है। उतार चढ़ाव मतलब बता कोई नहीं, पानी का मात्रा कभी कम रहता है। हाँ, पानी की मात्रा में उतार चढ़ाव देखा जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वर्षा के वितरण क्षेत्र के आधार पे, कहीं वर्षा मान लीजिए कि नर्मदा अमरकंटक से लेकर महाराष्ट्र तक है, वहाँ पे गिर जाता है कोना में, खंबा गुजरात के कोना में, ठीक है, तो हो सकता है कि अमरकंटक क्षेत्र में कम वर्षा हुआ, अमरकंटक क्षेत्र में कम वर्षा होगा और इधर ज़्यादा वर्षा हुआ, तो इधर कम होगा, उधर पानी कम, उधर कम ही आएगा ना। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा तो वहाँ से पानी क्या होगा? ज़्यादा। उतार चढ़ाव भी नीचे लिख ही दिए हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ के बहाव में उतार चढ़ाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ की बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। जहाँ वर्षा जिस क्षेत्र में अधिक होगा वहाँ पे पानी धारा अधिक होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगा।
जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, भिन्न होता है। ये पूछा था 67 कैंसिल हुआ था, तो ये लाइन दक्षिण भारत की नदियां की बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित है, इसी कारण से उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो फिर कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, भिन्न नहीं होगा। जहाँ जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगा वहाँ पानी अधिक, जिस क्षेत्र में कम होगा वहाँ कम। 12 मासी नदियों में वर्ष भर जल का वहन करती है, यानी हिमालय की नदियाँ, ठीक है। परंतु अनित्यवाही, अभी अनित्यवाही शब्द लिख दिए इसलिए कि एग्जाम में फंस जाएगा। अनित्यवाही का मतलब होता है दक्षिण भारत की नदी, मतलब वर्षाधारित नदी को क्या कहते हैं, अनित्यवाही नदी। अब वर्षाधारित ना देखे अनित्यवाही गए काम से, हाँ क्या, इसीलिए तो। परंतु अनित्यवाही का अर्थ होता है दक्षिण भारत की नदी जो वर्षा पर आधारित है। नदियों में शरद शुष्क ऋतु में क्या रहता है, जल कम रहता है, क्या अधिक रहता है, शुष्क ऋतु कब आता है, शुष्क ऋतु कब आता है, महीना बताओ। उधर क्यों देख रही हो लालो को, वो तो शरद ऋतु आ गया। सितंबर से प्रारंभ हो जाता है शुष्क ऋतु, वर्षा खत्म, शुष्क ऋतु प्रारंभ। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां की प्रतिरूप क्या है, वृक्षाकार है। आप अगर लूनी को देखिए तो ढेर सा उसका आ गया है ना। गुजरात में देखिए बहुत सी है, महानदी का सहायक नदी बहुत है, गोदावरी का है सहायक, कावेरी का है, कृष्णा का है। वृक्षाकार नहीं है, एकदम झुलल है सब, बेटा पोता सब उसमें। सहायक मतलब वही हुआ ना। चलिए इसको लिखिए भाई, इसको लिखिए। अरे जब वहां चल रहा है तो बिल्कुल न करो, पहले समझ लो भाई, तब तो इससे पता चला कि लिख रहे हो, छाप रहे हो। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, ठीक है। किस काल पूछेगा, क्या मानिएगा, सही काल में। कारण क्या, कारण नंबर 1 में आ जाओ। प्रायद्वीप के पश्चिम तट गुजरात से लेकर केरल के तट को क्या कहते हैं, या पार्षद, तो समझ जाना, ठीक है। और पश्चिम तट और पूर्व तट में पुराना कौन होगा, पश्चिम तट, ठीक है। अवतलन मतलब क्या हुआ, धसाव होने से। आप कहोगे कि ये सब कैसे हुआ, तो हम पढ़ा दिए प्लेट क्लियर, आप घुमाने कहेंगे, याद रखना प्लेट से प्लेट टकराने वाला मुद्दा, ठीक है। पहले पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए, आप पढ़े थे ना, नहीं पढ़े, पेंचिया बनवाना। प्रायद्वीप के पश्चिम तट का अवतरण धसाव होने से, धसा तो पश्चिम तट क्या हो गया, समुद्र से पहले बताए जो नीचे है पानी है ना, पहले बता। हिमालय का प्रोत्थान, आज भी हिमालय पहले पढ़े होंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतना, अभी पढ़ रहे हैं बढ़ गया, के विकास लगातार हो रहा है। उदय तो हुआ, फिर उसका विकास हो रहा है। प्रोत्थान यानी उत्थान हो गया, फिर उत्थान हो रहा है। प्रोत्थान का मतलब उत्थान होने के बाद भी उत्थान होते रहना, प्रोत्थान। हिमालय के प्रोत्थान के परिणाम क्या हुआ, मतलब उसका परिणाम जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग क्या हुआ, धंस गया। किधर, यानी विंध्याचल श्रेणी के उत्तर का भाग क्या हुआ, धंस गया। वो धंसा तो क्या परिणाम हुआ, जब इधर धंसेगा तो इधर ऊंचा होगा, उसके किनारे में क्या बनेगा, ये भाग धंस गया, ये भाग ऊंचा हो गया, यानी उत्तर, ये ऊंचा है, ये धंसा, ये भाग क्या हुआ, धंसा। तो ये क्षेत्र बना नहीं, यहाँ पे क्या है,
विंध्याचल विंध्याचल से यहीं पे ऐसे ये भाग इधर धंसा हुआ, ये ऊंचा रह गया। यही तो है, यहाँ पे कुछ जगह है, वैसा जगह जो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना धंसा हुआ है। लगेगा कि तुम अगर नर्मदा नदी के किनारे ताप्ती के पास जाइएगा तो लगेगा पहाड़े में जा रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में नदी का रूप है। कभी वैसा थोड़ा सा उदाहरण देखना है तो उतना दूर नहीं, दामोदर नदी जो घाटी है ना, दामोदर नदी, आप जाइएगा हजारीबाग तरफ तो दिखेगा दामोदर नदी में। यानी प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग क्या हो गया, धंस गया तो क्या परिणाम हुआ, भ्रंशध्वनि का निर्माण हुआ। तो भ्रंशध्वनि में कौन नदी, उसका नाम रख दिया नर्मदा ताप्ती। प्राचीन काल से नाम है, क्यों रखा गया तो हमको नहीं पता, किताब में क्यों रखा गया, वहीं उसी को नर्मदा ताप्ती क्यों। कुछ धार्मिक नदी का नाम हमेशा धार्मिक आधार पर रखा गया है। जलोढ़ एवं डेल्टा का निक्षेप, डेल्टा तो मान दीजिएगा आप लोग कॉन्सेप्ट पे कि नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा बनाता ही नहीं, तो डेल्टा तो नहीं है, लेकिन ये जलोढ़ का निक्षेप नहीं पाया जाता। जलोढ़ का निक्षेप अगर पाया जाएगा तो अरब सागर के मुहाना पे आते, और नहीं तो फिर बंगाल की खाड़ी के मुहाना पे। ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा है एक लाइन में, बीच में नहीं पाया जाए किसी भी स्थिति में, प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत में। कहिएगा जलोढ़ कैसे होता है, वो बनता कैसे भाई, यानी पत्थर जो है उस पत्थर में बहुत से रासायनिक अवयव हैं और बहुत से जीवाश्म का अंश है, जो मोटा इतना ढेला टाइप का नजर आता है। वो टूटते जब उसका सबसे अंतिम भाग बचता है, यानी जीवाश्म का अंतिम रूप, तो उसको और रासायनिक तत्व ये दो को जब बचा, वही जलोढ़ नामांकन हुआ। यानी जलोढ़ का प्रारंभिक रूप क्या है, वो पत्थर है जो भाबर क्षेत्र से चला था, टकराते हुए बताए थे, भाबर, तराई, बांगर, खादर हुआ नवीन जलोढ़। तो चूंकि आप कहिएगा कि अरब सागर के पास क्यों, क्योंकि वहाँ से नदी जब आता है तो अपने पत्थर साथ लेते जरा टकराते टूटते हुए अंतिम में जो बचता है, वो जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, वो अंतिम भाग क्या बचता है, तो मिट्टी। तो उसमें रासायनिक उर्वरता के आधार पर उसका विद्वानों ने नामांकन कर दिया कि जो सबसे अधिक उपजाऊ है तो वो क्या होगा, जलोढ़, कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जलोढ़ होने का क्या रासायनिक कारक है, तो हम लोग जब जलोढ़ मिट्टी पढ़ाएंगे तो कौन सा नहीं, पोटास की बहुलता किसमें है, किसमें ह्यूमस कम है, ये सब जो चीज़ें हैं उसी का आधार पर उसका नामांकन है। तो जलोढ़ डेल्टा तो आप लोग मान ही दीजिएगा कि डेल्टा नहीं पाया जाएगा नर्मदा ताप्ती, लेकिन जलोढ़ का निक्षेप भी नहीं पाया जाता, क्योंकि वो मुख्यतः पठारों पे ही होना चाहिए, भ्रंश घाटियों में। भ्रंश मतलब जो टूट के जो बीच का जो भाग बन गया, उधर धंस गया, ऊंचा हो गया, फिर इधर ऊंचा है। पता है ना, आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा कि सर इधर धंस गया तो फिर इधर ऊंचा कैसे। तो उत्तर भारत से, उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग ऊंचा है, और फिर जब ये धंसा तो इसके जहाँ विंध्याचल पर्वत जो है और जो नर्मदा नदी अभी है, यानी धंसा जो कहाँ धंसा, विंध्याचल पर्वत के इधर धंसा, दक्षिण में धंसा, और वो इधर तो ऑलरेडी ऊंचा है, यहाँ तक ऊंचा है, पता है कि नहीं। तो ये जो बीच का जो भाग रह गया उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं, उसी में क्या है, नर्मदा ताप्ती। ठीक है, अब आते हैं प्रायद्वीपीय खंड क्या है, झुका, प्रायद्वीपीय खंड का झुकाव। प्रायद्वीपीय खंड का झुकाव किधर है, उत्तर पश्चिम से है ना, बताए सब नदी कैसे, गोदावरी ऐसे, कृष्णा ऐसे, कावेरी ऐसे, महानदी सब ऐसे है ना, दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव हो गया, किस काल में, सब इसी काल में।
परिणाम क्या हुआ कि दक्षिण भारत की नदियों का अफवाह किधर हो गया, बंगाल की खाड़ी। ये इसका अफवाह अरब सागर की तरफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भ्रंश डोरिनी का निर्माण हुआ था। धंस गया बाहर तो उसको जिधर रास्ता मिला इधर न ढाल निकल गया। लेकिन हमेशा बाकी दोनों को छोड़कर सभी का झुकाव, सभी का बहाव बंगाल की खाड़ी पे। तो कहने का मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां का विकास काल श्रेणी का पूछेगा पश्चिमी तट समुद्र से नीचे चला गया क्यों? तो पश्चिमी प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट का अवतरण यानी धसाव होने से हो गया कंडीशन। क्यों? प्रश्न ये रहेगा, उत्तर ऑप्शन ये रहेगा। पूछेगा भ्रंश डोरनियों का निर्माण क्यों हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में? इसलिए कि प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग अवतलन हुआ यानी धंसा। और एक और कारण है, पहला कारण है कि हिमालय का। पूछेगा कि भ्रंश डोरनी का निर्माण क्यों हुआ? नर्मदा एवं ताप्ती का पश्चिम दिशा में बहाव क्यों? प्रश्न ये रहेगा, ठीक है, प्रश्न ये रहेगा। तो इसका दो उत्तर है, दो कारण है। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ऑप्शन में दोनों रह सकता है। पहला कि हिमालय का प्रोत्थान होना, दूसरा प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग धंसना। क्लियर हो गया नहीं? यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पहले समझाया, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा प्रश्न में कैसे बनेगा। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां का अफवाह समानता सभी का बंगाल की खाड़ी में पूरब की दिशा में क्यों? पहला कि प्रायद्वीपीय खंड का झुकाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होना, यही मुख्य कारण है और कोई कारण नहीं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल के खाड़ी की तरफ क्यों बहती है? इसका मुख्य कारण यही है कि प्रायद्वीपीय खंड का झुकाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए दक्षिण भारत की नदियों का जल विभाजक रेखा, दक्षिण भारत की नदियों का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का जल विभाजक रेखा कौन नदी है? नर्मदा है ना। लेकिन दक्षिण भारत के नदियों का, दक्षिण भारत में जितना नदी है, प्रायद्वीपीय भारत नहीं, क्या लिखा है हेडिंग? दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत में और दक्षिण भारत में कौन बाहर हो जाएगा? जब हम प्रायद्वीपीय भारत से दक्षिण भारत करेंगे, बाहर किसको करेंगे? राजस्थान की नदी और गुजरात की नदी, इसको हम बाहर कर देंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ है दक्षिण भारत की नदी, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की नदियों का जल विभाजक रेखा कौन है? पश्चिमी घाट है। अब देखिए, तो पश्चिमी घाट इसका जल विभाजक रेखा है। तो अरब सागर में यानी जल विभाजक के बाद अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी होगा? छोटी नदी। यद्यपि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, लेकिन दक्षिण भारत के जल विभाजक के पाट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पश्चिमी घाट के उत्तरी, सबसे उत्तरी मुहाना जहाँ खत्म है, इधर से अगर दक्षिण से जाएंगे तो जहाँ खत्म होता है या जहाँ से प्रारंभ होता है पश्चिमी घाट, वहीं पे नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर के उपखाड़ी खंबात की खाड़ी में गिर जाता। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी घाट को नहीं काटती है। इसका मतलब नर्मदा ताप्ती दक्षिण भारत की नदियों की जल विभाजक रेखा में सम्मिलित नहीं है। भले नर्मदा उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के जल विभाजक रेखा बनाती है, लेकिन दक्षिणी भारत की नदियों में जल विभाजक के अंतर्गत नर्मदा ताप्ती शामिल नहीं। इसका दो कारण, क्योंकि इसका उत्तरी मुहाना पर गिरता है। किसका उत्तरी मुहाना पर गिरता है? पश्चिमी घाट, जहाँ से पश्चिमी घाट प्रारंभ होता है। और जब वहाँ मुहाना पर गिरता है तो स्वाभाविक है कि पश्चिमी घाट को यह क्या करेगा? काटेगा कि नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ये कॉन्सेप्ट है। जैसे इसको नक्शा में आप देख लें, पश्चिमी घाट यहाँ तक गुजरात है, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है।
यहाँ से बड़ा नर्मदा ताप्ती जो है यहाँ गिरता है, पश्चिमी घाट में नहीं है, भले अरब सागर में गिरता है। तो दक्षिण भारत की नदी के जल विभाजक में अरब सागर में गिरने वाली सब कौन सा नदी है, बड़ा कि छोटा? सब यहाँ पे छोटा है, छोटा है। क्लियर हो गया ना? हाँ, और इधर सब बड़ा है, नर्मदा ताप ये सॉरी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सब नदियाँ क्या है? बड़ी नदी है, जल विभाजक जो पश्चिमी घाट है। यहाँ तक हम सब क्लियर हो गया ना कि नहीं हुआ? चलिए अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पहले पढ़ लेते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, चौथा ये होगा ना। पहला पढ़े आप नक्शा, उसके बाद पढ़े आप उसकी प्रकृति विशेषताएं, उसके बाद उसका उद्भव एवं विकास, तीसरा पढ़े जल विभाजक। दो भाग में बांटेंगे, पश्चिम की ओर और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में भी दो भाग बांट देते हैं। एक भूमि में विलीन हो जाता है और एक अरब सागर में, ठीक है। तो भूमि क्षेत्र में विलीन होने वाली नदी जो सुंदर उदाहरण है जहाँ से बार बार पूछता हुआ है, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम पुष्कर स्थान से माना जाता है। पुष्कर स्थान से दो नदी निकलता है, एक सरस्वती नदी है और सागरमती नदी, ठीक है। ये दोनों नदी का धारा मिल जाता है कहाँ पे? अरावली पर्वत के पास जगह का नाम है जो मिलता है यहाँ पे, गोविंदगढ़। स्थान पूछेगा तो गोविंदगढ़, पर्वत पूछेगा तो अरावली। क्लियर है? हाँ कि नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है, गोविंदगढ़। अब अरावली पहाड़ी के पास, फिर अरावली पहाड़ी से निकलता है, उसका नाम क्या कहलाता है? इसका मतलब है कि लूनी का प्रारंभिक नाम, लूनी का प्रारंभिक धारा सरस्वती और सागरमती, सरस्वती और सागरमती, ठीक है। लूनी घर में है क्योंकि तुम दोनों मिलके यहाँ से पढ़ के जाती हो, उसको पढ़ाती है, तो लूनी है ना। हाँ ठीक है, सरस्वती और सागरमती। और लूनी नदी कहाँ विलीन हो जाता है? कच्छ के रण में विलीन हो जाता है, वो सागर उगर में नहीं गिरता, कच्छ के रण विलीन। क्लियर है ना? याद हो गया ना? तब तुम दोनों फैसला कर लो कि इसमें सरस्वती कौन है और सागरमती कौन है, ठीक है। अब लूनी नदी का सहायक नदी कौन है? बांदी, सुकरी और जवाई, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, यह नदी तंत्र अल्पकालिक है, छोटा अल्पकाल के लिए, बरसात आया तो पानी, नहीं आया तो सूख, ठीक है। अल्पकालिक है ना लूनी, आई मनवा तो आई, नहीं आया तो बरसाती मैडम इसको बोलती है। यह नदी तंत्र अल्पकालिक है। इसका प्रारंभिक मार्ग का जल क्या है? मीठा है, ठीक है। क्योंकि वर्षा का जल एक प्रकार का अम्लीय होता है, लेकिन पिया जा सकता है। प्राचीन बहुत पहले लोग गांव में कुआं का पानी पीता था, क्यों? और कम बीमार होता था, अम्ल की मात्रा होती थी, वर्षा वाला पानी कई दृष्टिकोण से फायदा होता था। अभी हम लोग एकदम पूरा 20 रुपया मिनरल वाटर, फिर भी एकदम बीमार होते जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन पहले के लोग नहीं होता। इसका प्रारंभिक मार्ग का जल कैसा है? लूनी का मीठा, इसका निचले भाग का जल खारा। जैसे यहाँ आई, यहाँ से निकली तो पूरा तुम लोग क्या जानती हो, दोनों उनसे ज़्यादा जानते हैं, वहाँ थोड़े पढ़ाई होगा तो क्या हुआ उसका मीठा और खारा देखना है। अरे तुम दोनों बोल रहे हैं सरस्वती और सागरमती, ठीक है। इसका निचले भाग का जल खारा क्यों? लूनी का जल खारा क्यों? क्योंकि कच्छ के रण में विलीन होता है, और कच्छ का रण अरब सागर के से सटा हुआ, स्वाभाविक है विलीन होगा, नहीं ये खारा नहीं होगा। अरब सागर का पानी, समुद्र का पानी कच्छ के रण के क्षेत्र में स्वाभाविक है, उसका निचला भाग का जल खारा है। विशेषता याद रखना, यह भूमि बंधित नदी है, मतलब भूमि विलीन हो जाता है।
भूमि से निकला भूमि में विलीन, भूमि बंधित नदी। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा पेल्टा या एस्चुरी नहीं बनाता, लेकिन मार देना, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं भाई, डेल्टा एवं एस्चुरी नहीं बनाती, नहीं बनाती, दोनों नहीं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा तो नहीं बनाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो गिरता हुई एस्चुरी बनाती है। बड़ी नदियाँ कौन है इसमें, और छोटी नदियाँ गुजरात में जितना नदी, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में और केरल में। अब कालिंदी नदी जो तुम लोग कह रहा था कि किस नदी का उपनाम है, तो यमुना का नाम है उपनाम कालिंदी नदी, लेकिन कालिंदी नदी एक जो है वो कर्नाटक में बहती है, धारावाड़ से निकलती है, कर्नाटक के धारावाड़ पठार से, जिला से, कालिंदी नदी, ठीक है। यमुना का नाम तो है कालिंदी, याद रखना, लेकिन दक्षिण भारत में कालिंदी जो है धारावाड़ का पठार यानी कर्नाटक में बहती है वो नदी कालिंदी, बताएंगे बताएंगे। चलिए इसको लिखिए। सर ब्रह्मपुत्र का नाम तो बांग्लादेश, चलिए हम इसके पहले बताए थे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सॉरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ को दो भागों में हम बांट दिया था। एक भूमि क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है और एक अरब सागर में गिरने वाली। तो भूमि क्षेत्र में हमने बता दिया था वो कौन था, लूनी नदी। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा पार्ट है अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक बड़ी नदियाँ एक छोटी नदियाँ। तो आप सब बड़ी नदियाँ को पहले बताते हैं। बड़ी नदियाँ में नर्मदा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, नर्मदा। उससे थोड़ा छोटा है ताप्ती, ठीक है, उसके बाद बहुत सा छोटा छोटा है। तो नर्मदा नदी के बारे में जानिए। इसका उद्गम है अमरकंटक का पठार, पश्चिमी भाग। अमरकंटक के पठार के पश्चिमी भाग से पश्चिम दिशा में निकल जाता है नर्मदा नदी। प्रवाहित मार्ग किसके विंध्याचल श्रेणी और सतपुरा पहाड़ी के बीच में बहती है। इसका मुहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी, अरब सागर में पड़ता है खंबात की खाड़ी। जिस तरह बंगाल की खाड़ी में मन्नार खाड़ी है, उप खाड़ी, उसी तरह खंबात खाड़ी जो है अरब सागर में है, ठीक है। और वो मुहाना भरोच, जगह पूछेगा तो भरोच है के दक्षिण में, भरोच पड़ता है गुजरात में। भरोच कहाँ पड़ता है, गुजरात में। भरोच बंदरगाह भी है, प्राचीन काल में से ही बंदरगाह है भरोच। भरोच बंदरगाह भी है, वहीं पे इसका मुहाना है। सहायक नदी एक भी नहीं है इसका, नर्मदा का कोई सहायक नदी नहीं है। लिख दिए, नहीं तो लिख देगा ये नर्मदा सहायक नदी कौन है, दे देगा ये नाम आएगा, ये ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। इस पे डैम है सर, डैम है, वो तो बांध है, नर्मदा बांध नहीं है, वो तो बांध है ही नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी का संरक्षण हेतु एक योजना चला था, सरकार चलाई थी, नामी में देवी नर्मदे, गुजरात सरकार, नामी में देवी नर्मदे, ये योजना का नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण करना, नर्मदा नदी का संरक्षण करना, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रकृति विशेषताएं क्या और होगा। यह एक रेखीय विभ्रंश या भ्रंश या रिक्त घाटी, एक ही बात है, से बहती है। पहले बता दें, कितनी बार याद हो गया होगा। यह संगमरमर के चट्टानों पर माँ खड्डा बनाती है, जो बहती है वो संगमरमर का चट्टान है। ये ही लाइन डाल देगा तो आप लोग सोचिएगा संगमरमर यहाँ कहाँ से मिलेगा, नहीं होगा, लेकिन है। यह संगमरमर के चट्टानों पर महा खड्डा बनाती है। संगमरमर के भारत में सुंदर इमारत आज तुमसे पूछे हैं, आप घुमा पूछेंगे तो बस चुप हो जाओगे। प्रथम बार संगमरमर का प्रयोग किस स्मारक में हुआ, तो कौन पहले पता नहीं सर, क्या बताएगा, तुम हुमायूं के मकबरा में। वो शुद्ध जो है, शुद्ध है वो, उसमें बीबी का मकबरा, यतमा-दौला का मकबरा जिसको कहते हैं, इसमें पितरा दौड़ा का प्रयोग किया है। और पूर्ण रूपेण संगमरमर
तो ताजमहल भविष्य में जा सकती है वहाँ से, ठीक है, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं। यह संरचनामूलक नदी है। संरचनामूलक मतलब संरचनामूलक क्या हुआ? संरचनामूलक नदी है, एक ढांचा बना हुआ है भ्रंश घाटी में, उसे बोलते हैं संरचनामूलक। वो ढांचा बदल नहीं सकता। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का ढांचा बदल ही नहीं सकता, बाकी नदी बदल जाता, कभी धारने कभी होने, क्योंकि मिट्टी वाला है और वो भ्रंश घाटी में है, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, पत्थरे पत्थर है, तो वो क्या संरचना बदलेगा? इसलिए संरचना मूलक नदी है। क्लियर हुआ? संरचना मूलक का मतलब ऊपर में एक रेखीय मतलब एक ही जो एक रेखीय भी भ्रंश जो, हाँ ठीक है। या एक रेखीय विभ्रंश है, विभ्रंश के रूप में एक रेखीय, ना कि मार्ग के रूप में। मार्ग में ये घूमता है, देखो यहाँ से अमरकंटक से निकलता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे यहाँ पे खंबात की खाड़ी में आ जाता है। एटलस में देखो कैसे घूर रहा है, ठीक है। तो ये विभ्रंश या भ्रंश के रूप में रेखीय है, लेकिन प्रवाह के रूप में सुनिश्चित मार्ग नहीं है उसका, एकदम सीधा पश्चिम में चल जाएगा। देखो एटलस में कैसे उजाड़ा है। यह अपने मुहाना पर क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं बनाता। तो क्या बनाता है? एस्टुरी, जिसको ज्वार की तरह पानी से गिर रहा है, तो वहाँ पानी से कभी आप घर में आज जाइएगा तो एक कटोरी में पानी भर दीजिएगा, एक लोटा पानी से डालिएगा, देखिएगा तो थोड़ा पानी, ठीक है, इसी को बोलते हैं ज्वालामुख बनाना। यह सुनिश्चित मार्ग पर नहीं चलती है, यह विसर्प बनाती है, यह बारहमासी है। दक्षिण भारत की नदियां बारहमासी नहीं है। दक्षिण भारत की नदियां विसर्प नहीं बनाती। दक्षिण भारत की नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। लेकिन नर्मदा, ये तीनों में क्या है? अपवाद है। अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां बारहमासी है, तो बात गलत की सही? गलत हो जाएगा। नर्मदा सिर्फ एक है जो बारहमासी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियां ऑल ओवर में, तब वो बारहमासी नहीं होगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्प बनाती है, बात सही की गलत? गलत हो जाएगा। सिर्फ एक नदियां है जो नर्मदा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, सही होगा। नर्मदा नहीं चलती है, बाकी तो देखते हो गोदावरी से निकलता है सीधे एकदम पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, उसका सुनिश्चित मार्ग है, लेकिन नर्मदा ताप्ती का सुनिश्चित मार्ग नहीं है। चलो लिखो। अरब सागर में गिरने वाली बड़ी नदियां में दूसरी नदी, पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती। ताप्ती बारे में जान लेते हैं। ताप्ती नदी उद्गम इसका है मुल्ताई। मुल्ताई जो है बैतूल के पास है, मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा पहाड़ी पे। यानी फाइनली हो सकता है ऑप्शन में मुल्ताई दे दे, वो नहीं देगा तो बैतूल दे देगा, एकदम छटका चीज। जैसे पिछले बार हमें पढ़ाए थे करंट, छटका नहीं ध्यान दिलवाए तो सब गलत कर दिया यूपीएससी ने। अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा का निर्माण हुआ, जगह पूछ दिया था एकदम छटका, जो उस पर नजर रखा बना दिया, जो नहीं नजर रखा गलत कर दिया। तो इसी तरह अब वहाँ से भी हमको भी सीख मिला है, नहीं छटकों का भी ध्यान दो, क्या पता। उद्गम मुल्ताई, मुल्ताई कहाँ है? बैतूल में। मुल्ताई एक जगह है प्रैक्टिकल, बैतूल एक जिला है, ये राज्य है, और सतपुड़ा पहाड़ी के पास, ठीक है। प्रवाहित राज्य कौन कौन राज्य में ये बहती है? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। अब आप पूछे सर ये कर्म तो आप पहले एमपी लिख सकते थे, क्योंकि उद्गम होता है, नहीं, हम प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महाराष्ट्र में, एमपी, ठीक है। सहायक नदी नहीं। प्रकृति या विशेषताएं, भ्रंश होकर बहती है, देखिए भ्रंश जिसको बोलते हैं। यह अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, यह अपने मुहाने पर एस्टुरी बनाता है, यानी ज्वारंधमुख
या सुनिश्चित मार्ग पर या विसर्प और या बारामासी है ना। जैसे ये नर्मदा पे जो नियम लागू होगा वही इस पे होगा, लेकिन थोड़ा सा ये 3 मामले में प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ अलग हो जाता है। और अगर प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पे चलती है, वो विसर्प नहीं बनाती है, बारामासी नहीं है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती एक अपवाद है, ध्यान रखना एग्जाम में। नर्मदा ताप्ती पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय पूछ रहा है, लेकिन बस सर तो बोलबे किए थे, क्योंकि वहाँ पे बनाने क्रम में मेरा बोर्ड नजर आएगा अगर, और नहीं तो फिर मेरा शब्द एग्जाम में यही आता है क्या पढ़े थे, या किताब में अंडरलाइन किए हो तो फिर किताब या नोट्स नजर आता है, हिट करता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलिए, तो हम लोग अब अरब सागर की छोटी नदियां देख लेते हैं जो अरब सागर में गिरती है। राजबाग क्या, बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती। छोटी नदियां देख लेते हैं। अब आते हैं गुजरात में। गुजरात में जो नदी है रोतरूनीजी नदी गुजरात में, भद्रा नदी गुजरात में, ठाठर नदी, साबरमती नदी और माही नदी। और सागरमती कहाँ? गुजरात में। बहुत अच्छा, आपको मिला है। सागरमती राजस्थान में, मिला रही है। साबरमती और सागरमती में अंतर है। माही नदी गुजरात में कहाँ पे गिरता है? माही नदी ब्रैकेट में खंबात करीब, मतलब ये नहीं निकलना कि उल्टा निकल रहा, गिर रहा खंबात की खाई। चलो इधर महाराष्ट्र में बैतरणी नदी कहाँ से निकलता है? कालिंदी नदी, कालिंदी नदी किस नदी का उपनाम है? लेकिन पूछेगा कालिंदी नदी का किस राज्य में बहती है? अंतर है। किसका उपनाम है तब मार देना यमुना, और किस राज्य में बहती है तब? महाराष्ट्र में। मीठी नदी महाराष्ट्र में। उद्गम बिहार झील, बिहार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। सना के बिहार में मार देना कहीं पर कौन से। मीठी नदी महाराष्ट्र में, इसका उद्गम बिहार झील, बिहार झील महाराष्ट्र में है। यही सब फंसाएगा। चलो कर्नाटक में वेदती नदी धाराबाद से निकलता है, और शरावती नदी, साबरमती, शरावती और सागरमती। सागरमती राजस्थान, साबरमती गुजरात और शरावती कर्नाटक। गोवा में मांडवी नदी और जुआरी नदी, मांडवी और जुआरी केरल में आ जाओ। भरतपूजा नदी सबसे बड़ी नदी, केरल का सबसे बड़ी नदी भरतपूजा नदी है। इसका उद्गम अन्नामलाई पर्वत है। भरतपूजा नदी कहाँ से निकलता है? अन्नामलाई पर्वत से। और इसका उपनाम, भरतपूजा नदी का उपनाम क्या है? कोनानी नदी। यानी भरतपूजा नदी को कोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल का दूसरा सबसे बड़ी नदी। यास्ता पूजा नदी केरल में, पामा नदी केरल में, मोहाना यानी पावा नदी जो निकलता है पश्चिमी घाट से केरल में, वो कहाँ विलीन हो जाता है? वेवानाथ झील। इसका मतलब वेवानाथ झील कहाँ है? कौन कर्नाटक बोला? केरल में। चलिए लिखिए। पश्चिम की ओर जो नदी है, छोटी नदी, खास करके बहने वाली छोटी नदी, बताइए दिए कौन राज्य में कौन है। अब फाइनली पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां में उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना, कौन जल ग्रहण क्षेत्र में ग्रहण करता है जल को, तो सबसे बड़ा है उसमें साबरमती। यानी अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा को हो रहा है। सबसे बड़ा साबरमती, माही, धारा, कालिंदी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, ये सबसे कम।
अगर इधर से चलें तो पेरियार सबसे छोटा, इससे बड़ा भरतपुरा, इससे बड़ा शरावती, इससे बड़ा कालिंदी, इससे बड़ा घाघर, इससे बड़ा माही और साबरमती। याद रखना, ठीक है। करम, अभी करम दे देता है कि सबसे बड़ा कौन, छोटी नदियों में ये, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे चलिए लिखिए इसको ना, तो भी इसको पुनः सभी लोग समझ लें कि हम यहाँ लिखाएं कि पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, छोटी नदियाँ जितना उसमें सबसे बड़ा साबरमती है। वैसे अगर अरब सागर में बहने वाली नदियाँ में सबसे बड़ा तो नर्मदा है ही, उसके बाद ताप्ती है छोटा, उसके बाद ये है, लेकिन छोटी नदियाँ में ये साबरमती है। ऐसा नहीं समझना है कि नर्मदा ताप्ती सब मिला के यही बड़ा है साबरमती, नर्मदा ताप्ती बड़ा है। और ये क्या है, ढाढर, ये ढाढर सिद्ध कर देते हैं, ढाढर, ढाढर ही है ना, हाँ ठाठर नहीं, ढाढर है, ठीक है। लिखिए पूरब की ओर बहने वाली नदियां, मतलब अब पूरब की ओर, एक उधर बताए थे पश्चिम की ओर, इधर हो गया भी पूरब की ओर बहने वाली नदियां। पूरब की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उद्गम सिहावा श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़ में है। मोहाना इसका कटक, और प्रवाहित राज्य मतलब किस किस राज्य में बढ़ती है, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, 3 राज्य में। और प्रकृति क्या है इसका, डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। और क्या प्रकृति हो सकता है, निश्चित मार्ग में चलती है, निश्चित मार्ग में चलती है, ये है ना। सब होगा खाली नर्मदा ताप्ती छोड़ के, होगा या नहीं। सहायक नदी तेल, शिवनाथ, जोग, हसदेव, ईब और मान, ये सब है इसका। तेल, शिवनाथ, जोग, जोग देखिए, हाँ बरसात के दिनों में खेत में मिलेगा, पैर में होने से गलत। ईब और मान, ये आपको महानदी का क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। चलिए लिखिए चलिए दूसरा नदी है गोदावरी, समझ लीजिए। उद्गम त्रयंबक पहाड़ी, नासिक में, महाराष्ट्र। मोहाना बंगाल की खाड़ी है। डेल्टा का निर्माण कहाँ करता है, ये राजमुंदरी, इसका मतलब है इसका मोहाना कहाँ है, राजमुंदरी के पास है। जहाँ राजमुंदरी, जहाँ मोहाना का वही डेल्टा बनाता है, तो राजमुंदरी के पास। और महानदी डेल्टा कहाँ बनाता है, कटक के पास, कटक। और ये राजमुंदरी। प्रवाहित राज्य कौन कौन राज्य में पाती है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा और वैनगंगा, याद रखना है ये सहायक नदी। क्लियर है। प्रकृति या विशेषताएं, प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ी और लंबी नदी, इसे बीद गंगा या दक्षिण का गंगा। लेकिन कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी दक्षिण का गंगा, दक्षिण का गंगा, बीद गंगा दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर हो गया ना। भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो प्रथम नदी बेसिन कौन होगा भारत का, गंगा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन, और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, दक्षिण भारत में ये पहला हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा गोदावरी। लेकिन ऑल ओवर भारत में पूछेगा कि तो दूसरा स्थान, और ऑल ओवर भारत में पहला स्थान गंगा का, सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा, दूसरा गोदावरी। क्लियर हुआ यहाँ तक,
सर्वाधिक लंबा अपवाद क्षेत्र इसी का है, दक्षिण भारत में जितना नदी है। इसके मार्ग के निचले भाग में बहुत अधिक बाढ़ आता है, ऊपरी भाग में नहीं, निचले भाग में, मतलब कोलाबरम के दक्षिण, कोलाबरम के दक्षिण मतलब आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। क्लियर है? कोलाबरम आंध्र प्रदेश में, तो कोलाबरम जगह है, उसके दक्षिण में सबसे अधिक बाढ़ आता है गोदावरी नदी में। गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करता है, स्पष्ट प्रपात, जल प्रपात जिसको बोलते हैं, स्पष्ट दिखता है कि हाँ ये प्रपात है। ये कौन करता है, कौन नदी? गोदावरी। यह बृहद डेल्टा का निर्माण करता है। दक्षिण भारत में सबसे बृहद डेल्टा किसका है? ऑल ओवर भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गया? इसके डेल्टाई भाग में नाव आराम से आप नाव चला सकते हैं, सैर कर सकते हैं। क्या सही है? हाँ चलो लिखो। चलिए कृष्णा नदी हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में, या सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, सह्याद्री देगा या पश्चिमी घाट देगा या महाबलेश्वर देगा तो मार देना कोई। ठीक है? प्रवाहित राज्य कौन कौन राज्य में? महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, कर्नाटक नीचे, उसके बाद तेलंगाना इन करता है, तब आंध्र प्रदेश। मोहाना बंगाल की खाड़ी प्रकृति डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में जिसे जो भी नदी गिरेगा मोहाना सब डेल्टा बनाएगा, आँख मुँह के मारेगा। सहायक नदी कोयना, डोंग, ठीक है? उसके बाद तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का सहायक नदी कौन है? इसका भी जान लो। तुंगभद्रा का यहाँ देखिए सहायक नदी, तो इसका सहायक नदी कौन है तुंगभद्रा का? हाँ? हंगरी। हंगरी मतलब गुफा। हंगरी राज्य भी, देश भी है। भूखा तो है, तुम लोग भूखा है ही। हंगरी किसका सहायक नदी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसका सहायक है? कृष्णा का। पंचगंगा, दूध गंगा, मूसी, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब सहायक नदी किसका है? कृष्णा का। कृष्णा नदी जल विवाद कब प्रारंभ हुआ? मध्य किस राज्यों के मध्य है ये विवाद? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र क्या किया है? वो बांध बना के पनिया कम, तो कर्नाटक को भी बांध बना दिया, तो आंध्र प्रदेश को डिस्टर्ब हुआ। आंध्र प्रदेश कहता है कर्नाटक को कि भाई पानी छोड़िए, तो कर्नाटक कहता है महाराष्ट्र छोड़ेगा तब ना हम देंगे, उन्हें देगा तब नहीं देंगे। कोयना बांध इसी पे है। कौन बांध है? कृष्णा नदी पे कोयना बांध, विवाद है। ठीक है? तो जल विवाद मतलब क्या हुआ? जल को बंटवारा के लिए ये बांध बना के रोक दिया, तो ये इसको रोक दिया। ये मांग करता है, इससे दिखाता है ये देगा तब देंगे हम। इसलिए तीनों का मध्य विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद किस किस राज्यों के बीच? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कब प्रारंभ हुआ? 1957। चलिए देखिए। चलिए चौथा नदी है बड़ा में कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कोबारू, कर्नाटक में। मोहाना बंगाल की खाड़ी गिरता है। जलग्रहण क्षेत्र यानी जल प्राप्त करता है कावेरी नदी। कैसे? तो कावेरी नदी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग का मतलब हो गया आपको, ऊपरी भाग का मतलब हो गया कर्नाटक और केरल। दक्षिणी निम्न क्षेत्र, निम्न क्षेत्र हो गया आपको तमिलनाडु। क्लियर हो गया? तो ऊपरी भाग में ये जल प्राप्त करता है। कौन मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल में आता है ना, वहीं बगल में कर्नाटक है, तो प्राप्त कर लेता है।
लेकिन निम्न क्षेत्र में यानी नीचे के भाग में जल प्राप्त करता है किससे? उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको लौटती मानसून कहते हैं। लौटती मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? कोरमंडल तट जो तमिलनाडु में, और जगह चेन्नई जिसको कहते हैं, वही है ना? क्लियर हुआ? उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती मानसून कहते हैं, और सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु क्षेत्र में होता है। स्वाभाविक है कि सर्दी के दिन में जल ग्रहण कहाँ से करेगा? किस मानसून से? गर्मी के दिन में? क्लियर हो गया ना यहाँ कौन सा? अब इसका सहायक नदी बाएं यानी उत्तरी तट, बाएं मतलब उत्तर से कौन कौन सहायक नदी मिलता है इसमें? हेमावती, शिमसा, अमरावती। और दाएं से यानी दक्षिण से, दाएं मतलब दक्षिण से कौन नदी मिलता है इसमें? कांदनी, भवानी, अमरावती और नोयल। ये सब इतना 4 के साथ इसका सहायक नदी है। प्रकृति विशेषताएं डेल्टा बनाती है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, मृत गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात किस पे है? कावेरी नदी पे। इस पे 2 द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो मांजुली द्वीप हो गया, लेकिन ये भी नदी द्वीप है जो 2 है, छोटा है, बहुत छोटा है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्र। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया? चलिए लिखिए। अब हम लोग इसको देख रहे लंबाई के अनुसार, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ा दक्षिण भारत में नदियां हैं तो गोदावरी सबसे बड़ा है, उससे छोटा नर्मदा, उससे छोटा महानदी, उससे छोटा ताप्ती, उससे छोटा कावेरी, सबसे छोटा कृष्णा, लंबाई के अनुसार। ठीक है। अब आप पूरब की ओर बहने वाली यानी बंगाल की खाड़ी, पूरब की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी बहने वाली नदियां का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो सबसे उत्तर में कौन है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। क्लियर हो गया? चलिए इसको लिखिए। चलिए पूरब की ओर बहने वाली नदियां में छोटी नदियां पहले समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए तब लिखिएगा। स्वर्णरेखा नदी, जब हम जिस नदी में हम ऊपर में पहला लिखे रहा है तो समझना है कि उसका उद्गम क्षेत्र वही राज्य है। तो स्वर्णरेखा कौन कौन नदी पाती है? झारखंड, कौन कौन राज्य में? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका मतलब इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? क्लियर हो गया? अब ये बैतरणी नदी कौन राज्य में बहती है? उद्गम क्षेत्र उड़ीसा ही होगा। ब्राह्मणी नदी, बांसधारा नदी और आंध्र प्रदेश, उद्गम यहाँ, मोहाना यहाँ। मोहाना मतलब बंगाल की खाड़ी। पेनर नदी जिसका दूसरा नाम है पिनाकिनी नदी, उद्गम क्षेत्र कर्नाटक, वाता दोनों में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश। पलार नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसका उद्गम क्षेत्र। बैगाई नदी उद्गम क्षेत्र वाता भी तमिलनाडु में, मेखी राज्य में। कहाँ पे विलीन हो जाता है? पाक जल संधि। पाक जल संधि किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कर दो, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी। मन्नार खाड़ी किसका भाग है? श्रीलंका। कौन बोला? श्रीलंका के पास है। हाँ, अब्बा क्षेत्र, अवरोही क्रम में सबसे अधिक जल और सबसे कम छोटका नदी में। तो स्वर्णरेखा नदी सबसे बड़ा है, तो बैतरणी, तो ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और पेनर और पलार। ठीक है, 5 को तो है क्रम से। ठीक है, 1 2 3 4 5 पलार नदी। ठीक है, तो ये इसका अब्बा क्षेत्र है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से निकलने वाले मुख्य रूप से 3 ही नदी है, नागावली, बंसधारा और बैगाई। ये पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी है। और भारत की नदियां आज क्या हो गया? समाप्त हो गया। उत्तर भारत यानी हिमालय की नदियां, प्राय उत्तरी भारत की नदियां ऑल ओवर हमने
बता दिया। आप प्रीवियस ईयर बनाएं, टेस्ट करें कि बनता है कि नहीं। अगर नहीं भी प्रीवियस ईयर बनाएंगे, कभी नोट्स पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपका हर प्रश्न बनेगा। IAS का भी प्रश्न बनेगा और ग्रुप डी का भी बनेगा, यानी वहाँ से यहाँ तक कोई भी एग्जाम बन जाएगा आसानी से। क्लियर है ना? तो नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, एटलस को देखिए कहाँ पे कौन नदी है, एटलस को रखिए और रिवीजन कीजिए। एक बार नज़र एटलस पर एक नज़र उधर भी कर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा। तो आज का क्लास नदी का यहीं तक। अब अगला क्लास का इंतजार कीजिए। झील पढ़ाएंगे या जलप्रपात पढ़ाएंगे या नदी घाटी परियोजना पढ़ाएंगे, कोई तो पढ़ाएंगे ही। तो नदी घाटी परियोजना ही पढ़ा देंगे, क्योंकि नदी पढ़ाए उसके बाद नदी घाटी परियोजना पढ़ाएंगे तो आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तब पढ़ाएंगे झील और जलप्रपात। झील और जलप्रपात साथ ही पढ़ाएंगे तो आपको नदी घाटी परियोजना के बाद जलप्रपात दो प्रकार के, नदी पे भी जलप्रपात है, कृत्रिम जलप्रपात बना गया, और प्राकृतिक पदार्थ है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। झरना छोटका रूप है, झरना का बड़ा रूप जलप्रपात का। ठीक है, तब पढ़ाएंगे झील। तो जल वाला चीज क्या हो जाएगा? मुक्ति। तब आएंगे वर्षा यानी जलवायु। एक लास्ट बचेगा जो हम लोग को जल ऊपर से मिलता है, मानसून, जलवायु, वो खत्म हो गया। फिर भूगोल, उसके बाद तुम लोग अपने से पढ़ते रहो, गेहूँ कहाँ सबसे अधिक, चावल कहाँ, ये तो आप लोग करते रहिएगा। मिट्टी एक पढ़ा देंगे, उसमें पढ़ा तो देंगे, सब पढ़ा देंगे, लेकिन उधर कम समय, उधर कॉन्सेप्ट वाला कम देना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।